कर्मी आपको अपनी कह नेड़े ते कह दूर। आपको आपके किए कर्मों की सजा जरूर मिलती है, ये सबको पता है। सबको पता है सिखों के साथ जो तस्वीर किए गए थे, जो झूठे फर्जी एनकाउंटर किए गए थे। वाहेगुरु अकाल पुरख की लाठी के अंदर ना आवाज नहीं होती। आपको ना बार बार बताया था, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो बिना भाव के पड़ती है। वो तो इंसाफ दिला दिया अकाल पुरख ने। अभी इंसाफ और आगे कितना मिलेगा वो देखते जाना। और हाँ, जो ये बीजेपी आरएसएस जो भी है, इनका वो सच सामने आया, सबूतों के साथ सच सामने आया है। ये लोग करना क्या चाहते इस देश के अंदर, पूरा सबूतों के साथ सच सामने आया है। पूरा सुनते जाना। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, सब जानते हैं, बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर किए थे उसने, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। उनके 35 वर्षीय लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले वो वीडियो बनाकर चला गया कि मेरी वाइफ के मेरे पिता के साथ संबंध है, मतलब इस डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के साथ संबंध। बोला इन्होंने अपने लिए शादी की थी, मेरी शादी अपने लिए की थी, मेरे लिए शादी नहीं की थी। ये उसका इसका लड़का नशे का आदी हो चुका था। आपको याद आया, बहुत कुछ याद आएगा। पहले भी कई ऐसे रहे हैं जिनकी मतलब डेड बॉडियां घर में ही सड़की थी, कोई उठाने वाला नहीं मिला था। क्योंकि तुम जितने तस्वीर करते हो जो करते हो, कर्मी आपको अपनी कैनेडी से दूर यहाँ पे आता है। अपने कर्मों की सजा लेनी पड़ती है इंसान को, और वो सजा उन्होंने ली। उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी कि इनके लड़के ने सुसाइड नहीं किया है, करवाया गया है उसको, मतलब हत्या का केस दर्ज हो गया इसके ऊपर। अभी कब इंसाफ मिलता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जब इंसाफ मिलेगा ना तो इंसाफ सही और सच्चा होना चाहिए। इतना ही मतलब कि वो कहेंगे कि जरूरी है ये इंसाफ सच्चा मिलना। पता लगा, ये होती है अकाल पुरख की लीला जिसको बोला जाता है। और भाई सिखों के लिए तो हम आपने आपको पता है सिर्फ दो ही शब्द बोल सकते हैं सिखों के लिए। सिखिए कर्मा वालिए, तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। लेखों में हमेशा जंग ही रही है सिक्की के। और उस जंग का असर क्या होता है सुन लेना भाई, प्रूफ के साथ बोला जाएगा, बताया जाएगा आपको। जिसको है ना समझ में आती हो वो बता देना। आरएसएस और बीजेपी भारत की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समझना हर भारतीय के लिए नहीं आ रहे हैं, जानिए क्यों। सच्चाई सुन लेना आप। जब आप आरएसएस के संघ संचालक गोलवलकर की पुस्तक है वी आर आवर नेशन डिफाइंड को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना आरएसएस का मुख्य मकसद रहा है। यह गोलवलकर की पुस्तक के विस्तार में बताया गया है। उसकी पुस्तक में कुछ एक भाग आपके सामने रखते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। गोलवलकर ने लिखा है कि हमेशा सत्ता में रहने के लिए 95% देश को बर्बाद करना जरूरी है। 95% देश को, 5% आबाद रखो और राज करते रहो। तभी तो ये 5 के अनाज पे जिंदा रहेंगे। फिर तो ये सांस लेने को भी है ना एहसान समझेंगे, मास्टर स्ट्रोक समझेंगे। गोलवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवासियों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म लोगों को ही सर्वशक्तिमान बनाया जाता है। ऐसा करके हमेशा के लिए सत्ता को हथियाया जा सकता है, यानी सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा जा सकता है। उसके कुछ एक उदाहरण भी आपको बता देते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों के एनपीए, पीएमसी, सरकारी उपक्रम बेचना, रोजगार खत्म कर देना, दंगे करवाकर खरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संविधान को बदलकर कमजोर कर देना, देश में छोटे व्यापार खत्म कर देना, और जो जैसे यस बैंक डूबा है और वोडाफोन समेत कई कंपनियों को बर्बाद करके बंद होने पर मजबूर कर देना, यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। नहीं पता हो तो सहारा समूह के जितने भी वो थे, सहारा समूह था ना जो पूरा पूरा अडानी को बेचा जा रहा है, क्यों बर्बाद किया गया सहारा को? सहारा जबकि देश सबसे ज्यादा चंदा देता था देश के शिक्षण संस्थानों को, ना किसी मंदिर में नहीं, शिक्षा के संस्थानों को देता था वो चंदा, इसलिए तो उसको बर्बाद किया गया। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2018 तक रोज 1095 अमीर भारतीय भारत छोड़कर विदेश में बसे हैं। हर रोज का आया है, ये यूएनओ की रिपोर्ट है भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इससे खरबों करोड़ रुपए विदेशों में चले गए। यह सब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया। सरकार की नीतियों के कारण कई उद्योगपति डिफाल्टर हो गए, जबकि चंद उद्योगपतियों की दौलत 100 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। वो गुलाम उद्योगपति, आप जानते हो कि गुलाम नहीं, वो राजा हैं। उन्होंने एक गधे को खरीदा। अंबानी, अडानी, रामदेव, बीजेपी के घने खास आदमी। जिन उद्योगपतियों ने इनकी बात नहीं मानी उन्हें विदेश में सेट कर दिया गया और खरबों रुपए उन देशों में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने दिए ताकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तब से देश इनको हिंदू राष्ट्र बनाने में यूएनओ में इन्हें वोट दे सके। अब आता है वोटों का जिक्र भाई। यूएनओ में वोट, तो रेफरेंडम की वोटिंग होती है ना, वो भी यूएनओ में गिनी जाती है। नहीं पता होगा आप लोगों को, इसलिए कहते हैं अपनी वोटें चेक करवा लेना। यूएनओ के अंदर वोटिंग गिनी जाती, कितनी वोटिंग होगी है, उसी के आधार पर रेफरेंडम का रिजल्ट आता है फिर।
इन सभी तथ्यों को मिलाकर देखो, वही जो गोलकर ने कहा कि देश को कमजोर करके बर्बाद कर दो। अपनी किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलकर लिखते हैं, एक अच्छे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में जनता की आमदनी कम से कम रहे। जनता की आमदनी खुद की तो लाखों करोड़ों में बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। धनवान नागरिकों पर नियंत्रण करना कठिन होता है, इसलिए दौलत एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन ऐसे लोगों के हाथ में केंद्रित कर दी जानी चाहिए जो प्रशासक के प्रति वफादार हों। गोलकर के उस वचन की कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियों को कसकर देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। उक्त वचन वी और आवर नेशन डिफाइंड के 7वें संस्करण के पेज नंबर 40 से लिया गया है। देश को आखिर बर्बाद करने का कारण यह है। क्यों? रोजगार की कोई बात करता है, शिक्षा की कोई बात करता है, स्वास्थ्य की कोई बात करता है। अग्निवीर मास्टर स्ट्रोक 75% अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। पहले 25 को किया जाता, 75% को कर दिया जाएगा। फिर मास्टर स्ट्रोक, ये मास्टर स्ट्रोक ही नहीं समझ मारे। बैंक डूब गए, मास्टर स्ट्रोक। सरकारी संपत्तियां बेच दी, मास्टर स्ट्रोक। अब कितने मास्टर स्ट्रोक हैं तुम्हारे? जीएसटी लागू कर दी, मास्टर स्ट्रोक। इससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीएसटी से अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, जीएसटी हटाने का नोटंकी कर दी, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी खत्म कर दी। कहां खत्म कर दी? कपड़े पे जीएसटी कम कर दी, धागे पे बढ़ा दी। कापियों पे जीएसटी कम कर दी, और जो पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, जिन जिन से कापियां बनती है, उन पे जीएसटी बढ़ा दी। बड़े कमाल के मास्टर स्ट्रोक है भाई। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं किसी की समझ में आ रहे। और जो ये बता रहे, जितने भी पंजाब के फॉर्मर डीजीपी हुए हैं या जितने भी हुए हैं बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, उन सब का कच्चा चिट्ठा सामने आता जा रहा है। सोच के देखिए आप, फॉर्मर डीजीपी अपने ही लड़के की घरवाली के साथ अवैध संबंध, फर्जी एनकाउंटर करना, ये खेलते कहां पे हैं? दिल्ली के हाथों में खेलते हैं। अभी जो बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका? सोरो मोरो गोरो, क्या नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है ना उसका भी। वो कहां खेल रहा है? दिल्ली के हाथों। कोई भी बयान देना होता, दिल्ली से जो बयान आता वही दे देता। बस फर्जी एनकाउंटर करना, जो नशे के खिलाफ आवाज उठा देता उसको जेल में डाल देना, कोई नशे छुड़वाने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल देना, कोई नशों के खिलाफ मुहिम चलाता है उसको जेल में डाल देना, कोई हक सच की बात करता है, आतंकवादी खालिस्तानी का आरोप लगाओ और जेल में डाल दो। कितने ही युवाओं के साथ ये हो रहा पंजाब के अंदर। आप शायद गिनती भूल जाओगे। लगा दो एनएसए, एनएसए बने पंजाब के लिए है। हक सच की बात करो, लगा दो एनएसए। क्या किया जी? अजनाला थाने का घेराव कर लिया। नू मेवात के अंदर थाने के थाने फूक दिया। किसी के ऊपर एनएसए देशद्रोह का केस लगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सरकारी संपत्ति को जानबूझ के नुकसान पहुंचा जाता ही नहीं के आदमी होते हैं। आप सोच के देखें, बड़े शर्मनाक बात है। जिस इंसान ने प्रधानमंत्री मोदी साहब की मां को नाम पर गालियां दी थी, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। अभी भी नहीं समझे खेल कहां से खेला जाता है। नहीं तो इसकी जांच कराई जाए, क्यों दिया टिकट, किस कारण दिया टिकट। गाली दी, रोया चिल्लाया, बस पूरा बिहार एक तरफा लहर बना के खड़ा हो गया। अभी बिहार वालों, आपने 1,000 गज के प्लॉट लिए थे वहां जेएंडके के अंदर, लेकिन तुम्हारे को ट्रेनों में टिकट सीट नहीं मिली। कभी सोचा तुमने? मास्टर स्ट्रोक, ट्रेनों में सीट नहीं मिलती। भूल गए नोटबंदी के टाइम पैदल चलते चलते कितने खत्म हो गए थे? भूल जाते हो, जल्दी जल्दी भूल जाते हो, लाइनों को भूल जाते हो। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।